अब देखते बेटा। ओम अचिंत व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। कल हमने चंद्रमा से बनने वाले योगों के विषय में जाना था। मुख्य रूप से सुनफा अनफा और दुर्धरा योग के विषय में हम कल बात कर चुके हैं। केमुद्रुम योग के विषय में भी जान चुके हैं। केमुद्रुम योग में आपको ये विशेष बात याद रखनी है कि चंद्रमा के साथ अथवा उससे 2 और 12, ना तो चंद्रमा के कोई 7 ग्रह हो, न चंद्रमा से दूसरे भाव में हो, न चंद्रमा से 12वें भाव में कोई ग्रह हो, और लग्न से केंद्र में कोई भी ग्रह ना हो, केवल सूर्य को छोड़ करके। अगर ऐसी स्थिति हो तो केमद्रुम योग होता है ना। आज हम लोग एक नए विषय की ओर बढ़ रहे हैं और बड़ा इंटरेस्टिंग योग है। आप लोग ध्यान से समझेंगे इसको, प्रकरण को। बृहद पाराशर होरा शास्त्र के चंद्र योगाध्याय में ये श्लोक मिलता है कि चंद्राद वृद्धि गते सर्वै शुभैर्जातो महाधनी द्वाभ्याम मध्य धनो जात के नाल्प धनो भवेत। इसका मतलब है कि चंद्राद, चंद्रमा से वृद्धि में चले जाएं। सर्वई माने सभी, शुभई माने शुभ ग्रह, तो जात है माने हो जाता है, महाधनी ऐसा व्यक्ति महाधनी हो जाता है। ये लक्ष्मी योग है। चंद्राद, चंद्रमा से वृद्धि में चले जाएं। वृद्धि भाव क्या होते हैं? किसी भाव से तीसरा भाव, छठा भाव, 10वां भाव और 11वां भाव। 3, 6, 10, 11वें भाव को वृद्धि भाव कहा जाता है। तो यहाँ पर अगर शुभ ग्रह चले गए हैं चंद्रमा से, चंद्रमा जिस भाव में बैठा है वहां से तीसरे भाव में, छठे भाव में, 10वें भाव में, 11वें भाव में अगर समस्त ग्रह शुभ ग्रह चले जाएं तो ऐसा व्यक्ति महाधनी होता है ना। धन की समस्या उसको जीवन में नहीं होती। द्वाभ्याम मध्य धनो, यदि सभी शुभ ग्रहों में से 2 ग्रह चले जाएं इन्हीं वृद्धि भावों में तो मध्य धनी होता है। एवरेज, ना बहुत अधिक धनी कहेंगे, ना उसको जो है निर्धन कहेंगे। और एक एनाल्प धनो भवेत, और अगर एक ही शुभ ग्रह हो, वृद्धि भावों में एक ही शुभ ग्रह हो, तो वह व्यक्ति अल्पधनी होता है। ठीक है, अल्पधनी होता है। तो वृद्धि योगों की ये विशेषता है कि चंद्रमा से यदि वृद्धि भाव में ये शुभ ग्रह बैठे हो तो वृद्धि करते हैं, धन की वृद्धि करते हैं। शुभ ग्रह कौन है? शुभ ग्रह के बारे में हम तृतीय अध्याय में पढ़ चुके हैं पाराशर जी के, इससे पूर्व में, कि बुध, शुक्र, बृहस्पति और पूर्ण बली चंद्रमा, पूर्ण बली चंद्रमा, ये सब शुभ ग्रह होते हैं। जहां पर भी शुभ ग्रह का वर्णन आ रहा है वहां पर हमको क्या समझना चाहिए कि शुक्र, बुध, बृहस्पति और पूर्ण चंद्रमा, अगर ये चंद्रमा से तीसरे, छठे, 10वें, 11वें भाव में बैठे हैं तो व्यक्ति क्या हो जाता है? महाधनी हो जाता है। सभी ग्रह बैठ जाए अगर इन्हीं भावों में, जैसे मान लीजिए तीसरे भाव में बुध हो जाए, छठे भाव में शुक्र हो जाए चंद्रमा से, 10वें भाव में पूर्ण बली चंद्रमा हो जा, चंद्रमा तो खैर हो ही गया, चंद्रमा से तो गणना कर ही रहे हैं हम, चंद्रमा को यहाँ नहीं लेंगे। और 11वें भाव में बृहस्पति हो जाए, यानी एक ही भाव में इकट्ठे हो जाए, या तो सारे शुभ ग्रह, या इन सभी भावों में एक एक करके हो जाए। दोनों ही स्थितियों में यदि स्थिति बनती है, सभी शुभ ग्रह हो जाए, तो व्यक्ति महाधनी होता है ना। तो धन की स्थिति उसके जीवन में बहुत अच्छी होती है। और द्वाभ्याम, 2 ग्रह हो इनमें से तो मध्य धनी होता है, और एक ही ग्रह हो इन वृद्धि भावों में, एक हो तो अल्पधनी वो कहा जाता है। तो मैं आपको इससे संबंधित कुछ जन पत्रिकाओं का विश्लेषण कराता हूँ, तो आपको ये विषय वस्तु और अधिक क्लियर होगी। देखिए, ये जो जन्म पत्रिका है, ये कन्या लग्न की जन्म पत्रिका है। इस कन्या लग्न की जन्म पत्रिका में
चंद्रमा जहां बैठे हैं वहां से तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में हमको शुभ ग्रह की संख्या की गणना करनी है। तो देखें, चंद्रमा बैठे हैं सिंह राशि में, सिंह राशि में। तो चंद्रमा को एक मानते हुए चंद्रमा से तीसरे भाव में कोई ग्रह है? नहीं। नहीं है। चंद्रमा से छठे भाव में कोई एक ग्रह दो है? तीन चार, कोई नहीं है। अच्छा, नहीं छठवें है। में भी कोई नहीं। दसवां। चंद्र 10वें भाव में तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, 10 में बुध है। बैठे हैं। और 11वें जी। भाव में कोई नहीं है। 10, कोई ग्रह 11 नहीं। में कोई नहीं है। ठीक है, अब देखिए, तो इस दृष्टि से ये व्यक्ति क्या होना चाहिए? धनी होना चाहिए। नहीं, निर्धन। निर्धन। चंद्रमा से अल्पधनी। हाँ, अल्प अल्प धनी। अल्प धनी, केवल एक ग्रह आए, है ना? जी। तो जी। थोड़ा सा बारीकी समझिए आप इस विषय की, कि चंद्रमा से छठे भाव में कोई शुभ ग्रह है यहाँ पर पंचम नहीं। भाव में? चंद्रमा से जो छठा भाव हुआ नहीं है। वो इस कुंडली का पंचम भाव हुआ। पंचम भाव में कोई शुभ ग्रह है? नहीं। नहीं है। लेकिन ध्यान से देखिए, बृहस्पति की लग्न से पांचवी विशेष दृष्टि इसी भाव पर पड़ रही है। बृहस्पति शुभ ग्रह है ना, तो बृहस्पति की पांचवी विशेष दृष्टि कहाँ पड़ गई? पंचम भाव पर। तो छठे भाव पर छठा भाव रिक्त नहीं हुआ, है ना? यहाँ पर दृष्टि प्रभाव है, विशेष दृष्टि होती है बृहस्पति की पंचम और नवम। सप्तम दृष्टि से तो सभी ग्रह देखते ही देखते हैं, लेकिन बृहस्पति की नवम और पंचम ये विशेष दृष्टियां होती हैं, है ना? तो पंचम विशेष दृष्टि से बृहस्पति कहाँ देख रहे हैं? चंद्रमा से छठे भाव को देख रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर 10वें भाव को। 10वां भाव यही तो है जहां पर बुध बैठे हैं। चंद्रमा से 10वां भाव ये है जहां पर बुध बैठे हैं, यानी कि नवम भाव, इस कुंडली का नवम भाव। अब देखिए, गुरु की नवम दृष्टि इस भाव पर भी पड़ रही है ना? गुरु की नवम दृष्टि यहाँ भी पड़ रही है। तो गुरु की दो दृष्टियां हुई, और दोनों की दोनों एक छठे भाव पर हुई चंद्रमा से, और एक चंद्रमा से 10वें भाव पर हुई। विषय वस्तु क्लियर हुई आपको? तो यहाँ पर जो व्यक्ति का स्टेटस हुआ वो अल्प धनी से ऊपर हो गया, ये व्यक्ति मध्यम धनी के स्तर पर आ गया, क्योंकि चंद्रमा से छठे भाव पर भी शुभ ग्रह की दृष्टि का प्रभाव हो गया। नवम भाव 10वें भाव पर भी दो ग्रहों का प्रभाव हो गया, एक बुध का हो गया और एक गुरु का हो गया। तो तीन शुभ ग्रहों का प्रभाव हो गया। अब एक ग्रह और बचे हैं शुभ ग्रह, कौन बचे हैं? शुक्र बचे हैं। ठीक है, तो अब आप देखेंगे शुक्र की दृष्टि कहाँ पड़ रही है? क्या शुक्र की दृष्टि लग्न पर पड़ रही है, लगना है। है? हाँ, शुक्र की दृष्टि लग्न पर पड़ रही है, लेकिन तीसरे भाव पर दृष्टि है? क्या शुक्र की इस भाव पर दृष्टि है? नहीं है। तो चंद्रमा से तीसरे वृद्धि भाव में, यानी चंद्रमा से जो वृद्धि भाव हुआ तीसरा, पहला वाला भाव, तीसरा, तीसरे भाव में कोई दृष्टि नहीं पड़ रही, ना ही कोई ग्रह बैठे हैं। तो इस जन्म पत्रिका के विश्लेषण से हमको ये पता चला कि वृद्धि भावों में तो एक ही ग्रह बैठे हैं, लेकिन दो वृद्धि भावों पर, चंद्रमा से दो वृद्धि भावों पर बृहस्पति की विशेष दृष्टि पड़ रही है, बृहस्पति की विशेष पंचम और नवम दृष्टि पड़ रही है। तो इस बृहस्पति की दृष्टि को अमृतमयी दृष्टि कहा गया है ज्योतिष के ग्रंथों में, अधिकतर ग्रंथों में। बृहस्पति की दृष्टि जिस भाव पर पड़ जाए, तो बृहस्पति क्या करते हैं? उस ग्रह, उस भाव को संभालने का कार्य करते हैं। जैसे मान लीजिए, सप्तम भाव पर अगर नकारात्मक ग्रहों का प्रभाव बन रहा हो, किसी के, हमको लग रहा हो कि डिवोर्स का योग बन रहा है, ज्यादा से ज्यादा नकारात्मक ग्रहों का प्रभाव है, और वहीं पर कहीं से बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए इस भाव पर, ठीक है, तो तलाक होने से, और बृहस्पति की दशा चल रही हो, तो क्या होगा? तलाक होने से बच जाने की संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं। व्यक्ति का तलाक होते होते रह जाता है, बच जाता है ना, एक बचाव हो जाता है। तो बृहस्पति कौन है? बृहस्पति बचाव है ज्योतिष में। ऐसे ही मान लीजिए, धन भाव पर दृष्टि पड़ जाए व्यक्ति की, धन भाव पर बृहस्पति की दृष्टि कैसे पड़ेगी? अगर बृहस्पति बैठे हो 10वें भाव में,
तो पांचवी विशेष दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ जाती है। बृहस्पति बैठे हों अष्टम भाव में तो सातवीं विशेष दृष्टि धन भाव पर पड़ जाती है। इसी तरह से बृहस्पति बैठे हों छठे भाव में तो छठे भाव से बृहस्पति नवम दृष्टि से द्वितीय भाव को देखते हैं। तो बृहस्पति की इन तीन दृष्टियों से द्वितीय भाव से संबंधित जो हानि इत्यादि हो रही है व्यक्ति को, वो बच जाती हैं। तो क्या करते हैं हम लोग, जैसे कोई व्यक्ति का प्रश्न आया कि भाई मैं बहुत धन के अभाव से पीड़ित हूँ, धन संबंधित लेन देन, धन संबंधित गतिविधियां मेरे जीवन में बहुत मुझको नकारात्मक तरीके से प्रभावित कर रही हैं। तो आप देखिए कि गोचर में बृहस्पति सप्तम दृष्टि से अथवा नवम दृष्टि से अथवा पंचम दृष्टि से क्या उसके सेकंड हाउस को यानी धन भाव को, द्वितीय भाव को प्रभावित कर रहे हैं, देख रहे हैं? अगर नहीं देख रहे हैं तो आप सीधा सीधा बोल सकते हैं कि भाई आपको अभी धन संबंधित समस्याएं रहेंगी। आपको चेतावनी दी जाती है कि आप मितव्ययिता पूर्ण व्यवहार अपनाएं। जहां 10 रुपए खर्च करने हैं आपको, वहां पर 5 रुपए खर्च करें। सावधानी पूर्वक रहें, ये समय आपके लिए धन संबंधित व्यवहार के लिए प्रतिकूल है। और आपको लग रहा है कि आने वाले 2-3 महीने के बाद में, जैसे अब 2 महीने के बाद में बृहस्पति अप्रैल में वृषभ राशि में जा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए गोचर में कौन सा ग्रह कितने समय बाद किस राशि में जा रहा है। क्योंकि गोचर जो है वो बदल रहा है, प्रतिपल बदल रहा है। जन्म पत्रिका में जो ग्रहों की स्थितियां हैं ये तो फिक्स हैं, ये तो एक फोटोग्राफ है आपका खिंच गया, ये आपके प्रारब्ध का खाका है। प्रारब्ध के हिसाब से जीवन में धन मान सम्मान आयु कैरियर सब चीजों की स्थिति कैसी रहेगी, ये जन्म पत्रिका के माध्यम से हम लोग देखते हैं। लेकिन गोचर प्रतिपल बदल रहा है, तो गोचर को आप व्यवहार से जोड़िए, गोचर से व्यक्ति को प्रेरित करिए उसके क्रियमाण कर्मों को बदलने के लिए, है ना? क्योंकि क्रियमाण कर्म हमारे हाथ में है, संचित भी हमारे हाथ में है जो हम इस जन्म में कर चुके, हालांकि वो भी अब बीत चुका, उसमें छेड़छाड़ संभव नहीं है। तो संचित और प्रारब्ध ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन क्रियमाण जो ठीक अगले ही क्षण हम कर्म करने वाले हैं वो हमारे हाथ में है। तो व्यक्ति के क्रियमाण को बदलने का प्रयास करिए, उसको आप पॉजिटिवली जो है प्रेरित करिए, सकारात्मक रूप से प्रेरित करिए कि कुछ नहीं 2-3 महीने के बाद में जैसे ही बृहस्पति वृषभ में आएंगे। अब देखिए वृषभ राशि में जब इसमें बृहस्पति आएंगे तो कहाँ कहाँ देखेंगे, बृहस्पति कहाँ देखेंगे? बृहस्पति वृषभ राशि में आ गए इस व्यक्ति के नवम भाव में, है ना? वृषभ राशि कहाँ पड़ रही है? नवम भाव में। लग्न पर देखेंगे, तो लग्न को देखेंगे पंचम दृष्टि से, तृतीय भाव में देखेंगे, तृतीय भाव को देखेंगे, पराक्रम भाव, सप्तम दृष्टि से पराक्रम भाव को देखेंगे, और नवम नवम दृष्टि दृष्टि संतान भाव। संतान भाव को देखेंगे। तो अगर व्यक्ति संतान संबंधित कोई जिज्ञासा लेकर के आ रहा है ये व्यक्ति, तो मैं उसको ये सलाह दूंगा कि भाई 2 महीने के बाद आपके संतान पक्ष से जुड़ी हुई कोई सकारात्मक समाचार या संतान पक्ष के मामले में कोई रुका हुआ अटका हुआ काम पूरा होने के योग आपके अप्रैल के बाद बनने शुरू हो जाएंगे, है ना? ऐसे करके आपको गोचर से भी जोड़ना है। खाली ये सब लोग योग पढ़ लिया आपने, वो सब ठीक है, आनंद के लिए बढ़िया है, आनंद प्राप्ति के लिए व्यास जी इन योगों का आनंद अलग है। लेकिन जब तक आप गोचर से नहीं जोड़ेंगे, ये बड़ी बारीक बात मैं आपको बता रहा हूँ, बिना गोचर से जोड़े आप खाली अगर यही देखते रहे कि इसमें अधम योग है, इसमें सम योग है, इसमें चंद्र योग है, इसमें केमुद्रुम योग है, इसमें सुनफा है, इसमें अनफा है, तो आप उसके आने वाले समय को प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे। हाँ, ये योग व्यक्ति के करंट स्टेटस को बताने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं कि प्रेजेंट टाइम में व्यक्ति इस समय किस तरीके की प्रवृत्ति का है, कितना धन है, पारिवारिक स्थिति उसकी कैसी है। तो इन सब चीजों को जानने में ये योग बड़े मददगार सिद्ध होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हाँ, गोचर और महादशा अंतर्दशा को ध्यान में रखकर प्रिडिक्शन करना चाहिए। हाँ, अभी तो प्रिडिक्शन हम सिखा ही नहीं रहे ना, अभी तो हम केवल और केवल जन्म कुंडली की जो समझ है वो बनाना सिखा रहे हैं। कल भी हमने रात कहा था कि हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं और YouTube के माध्यम से भी बहुत लोग सीखने का प्रयास कर रहे हैं। संडे में एक वीडियो नहीं गई तो कुछ लोगों के फोन आ गए कि सर आपकी आज वीडियो नहीं आई, हम लोग डेली सीखते हैं। तो कुछ यहाँ से सीख रहे हैं, कुछ YouTube के माध्यम से सीख रहे हैं।
तो मैं जो बोलता हूँ वो शास्त्रोक्त बोलता हूँ, प्रमाणिक बोलता हूँ, ऋषियों को आधार बना करके बोलता हूँ। मैं अपने पास से कुछ नहीं बोलता। हाँ, कुछ अनुभव अगर मेरा है पिछले 15-20 वर्ष के जीवन में ज्योतिष का, तो उस अनुभव को भी मैं अपने इस प्रवचन के माध्यम से उसमें जोड़ देता हूँ। लेकिन कुल मिलाकर के 95% मैं ऋषियों को आधार बना करके ही बोलता हूँ। मैं ऋषियों से ऊपर नहीं हुआ अभी, ना ही मेरा कोई इतना तपोबल है। तो आज हमने ये अधिक और मध्यम और अल्प, है ना, धनी योग को हमने समझा। मैं समझता हूँ आपको इस टॉपिक से संबंधित कोई शंका, कोई जिज्ञासा आपकी मुझे एक जिज्ञासा से संबंधित एक श्लोक आपके सामने बोर्ड पर ये रहा, कौन बनेगा करोड़पति की तरह। इसमें ये चंद्र योग चल रहे हैं आपके सब, ये चंद्रमा की स्थिति पर ही निर्भर करते हैं। केंद्रे मूल त्रिकोणस्थे भाग्येशे वा स्वभोच्चगे लग्नाधिपे बलाढ्यै च लक्ष्मी योगः प्रकीर्त्यते सुरूपो गुणवान भूपो बहुपुत्र धनान्वितः यशस्वी धर्म संपन्नो लक्ष्मी योगे जनो भवेत। केवल ज्योतिष नहीं चल रहा है हमारी कक्षा में, हमारी कक्षा में संस्कृत की पाठशाला भी चल रही है ना। तो संस्कृत के श्लोक जब हम लोग बोल रहे हैं तो अनुलोम विलोम कपालभाति हमारा सहज ही हो जा रहा है। तो केंद्रे मूल त्रिकोणस्थे भाग्येशे वा स्वभोच्चगे। केंद्रे, केंद्रे का मतलब क्या होता है? केंद्र में। मूल त्रिकोणस्थे, मूल त्रिकोण किसको कहते हैं? आप पढ़ चुके हो मूल त्रिकोण, मित्र, अतिमित्र, स्वराशि, ये सब चीजें आप पढ़ चुके हो। तो भाग्येशे, भाग्येश यदि अपने मूल त्रिकोण में स्थित हो, अथवा स्व कहते हैं अपने स्वग्रही हो, अथवा उच्चगे, उच्च राशि में चला गया हो। और कहां पर चला गया हो? केंद्र में, है ना, केंद्र में हो। कोई भी ग्रह, भाग्य, भाग्य का मालिक, भाग्य का मालिक हर जन्म पत्रिका में अलग अलग होता है। जैसे मेष लगन की जन्म पत्रिका है तो उसमें भाग्य का मालिक कौन होगा? लग्न से नवम भाव की राशि का स्वामी। गुरु। तो हाँ सम्राट जी, समझ में आया आपको? मेष लगन की जन्म पत्रिका में जब आप मेष से काउंट करेंगे, नवम भाव पे पहुंचेंगे तो आपको धनु राशि प्राप्त होगी। धनु राशि का स्वामी बृहस्पति है, अतः नवम भाव का स्वामी बृहस्पति हुआ। तो मेष लगन की पत्रिका में यदि बृहस्पति मूल त्रिकोण में स्थित हो जाए, मूल त्रिकोण राशि कौन सी होती है बृहस्पति की? मेष राशि। बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि कौन सी होती है? मेष थोड़ी होती है। मैं तो मंगल की समझा। हाँ, धनु। धनु उसके राशि तो होती, धनु। धनु धनु, होती धनु। है। और भाग्य स्व माने अपने घर में हो, स्वग्रही राशि कौन सी है? धनु और स्वग्रही भी धनु है। धनु और मीन। हाँ, और उच्च राशि कौन सी है? कर्क राशि। कर्क राशि है। तो इन तीन राशियों में बृहस्पति हो, लेकिन ये तीनों की तीनों राशियां कहाँ पड़ रही हो? केंद्रे, केंद्र में पड़ रही हो। अब देखिए बृहस्पति की मेष लगन में, बृहस्पति की उच्च राशि कौन से भाव में पड़ती है बताइए? मेष लगन की जन्म पत्रिका आपके सामने बना दूं अगर मैं, तो एक, चतुर्थ भाव दो, में। तीन, चतुर्थ भाव में पड़ जाएगी। चतुर्थ भाव केंद्र भाव होता है, ठीक है। तो बृहस्पति मेष लगन की जन्म पत्रिका में यदि केंद्र में बैठ जाए, चौथे भाव में बैठ जाए, वहां पर मूल त्रिकोण का, वहां पर उच्च का होगा। अच्छा, धनु राशि कहाँ पड़ेगी? मूल त्रिकोण में पड़ जाएगी, भाग्य भाव में ही बैठ जाए, और उच्च के हो चुका हो गया। और स्व राशि, स्वग्रही क्या है? वो भी धनु है। तो ऐसी स्थिति में, और प्लस लग्नाधिपे बलाढ्य, जो लग्न का अधिपति है वो बलाढ्य माने बलवान हो, तो लक्ष्मी योग है प्रकीर्त्यते, तो भी लक्ष्मी योग बन जाता है। लग्नाधिप मतलब लग्नेश, लगन का मालिक, लगन का मालिक और भाग्य का मालिक अच्छी स्थिति में हो तो ये तो अपने आप में एक राजयोग होता है। जब आप राजयोग का अध्याय पढ़ेंगे बृहत पाराशर होरा शास्त्र का, तो उसमें बहुत सारे योग लग्नेश और भाग्येश के आधार पर बन जाते हैं। लग्न, पंचम और भाग्य यानी कि नवम भाव, ये तीन जो भाव कहे गए हैं ये त्रिकोण भाव कहे गए हैं। इन त्रिकोण भावों के स्वामी यदि अच्छी स्थितियों में बैठ जाएं, उच्च के हो जाएं, मूल त्रिकोण में बैठ जाएं, स्वग्रही हो जाएं, तो जीवन में राजयोगकारी ग्रह स्थितियों का निर्माण कर देते हैं।
ऐसी स्थिति होने पर क्या होता है? सुरूपो। सुरूपो माने रूप उसका सुंदर होता है, गुणवान होता है व्यक्ति। भूपो, भूप कहते हैं राजा को। बहुपुत्र धनान्वित है, बहुत सारे पुत्र होते हैं, संतान बहुत होती है उसके। धनान्वित है, धन से युक्त होता है। यशस्वी होता है, धर्म संपन्नो, धर्म से संपन्न होता है। लक्ष्मी योगो जनो भवेत, इस लक्ष्मी योग में जन्म माने व्यक्ति ऐसा हो जाता है ना? हो जाए ऐसा व्यक्ति। तो अब इसको देखते हैं, आइए हम पत्रिका के माध्यम से देखिए। इसमें इसमें भाग्येश कौन है? शुक्र। बाकी बाकी लोग भी बोले। बाकी लोगों को समस्या अगर है भाग्येश की, तो मैं बताऊं आपको। ये जो लग्न है कन्या लग्न है, इसको एक प्रथम भाव मानिए। ये प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, षष्ठ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव, ये नवम भाव है, इसी को भाग्य भाव कहा जाता है। इसमें जो राशि का नंबर लिखा हुआ है, जैसे 2 नंबर लिखा है, तो 2 नंबर राशि कौन सी होती है? वृषभ राशि होती है। और वृषभ राशि के स्वामी आपको कौन होते हैं? शुक्र होते हैं। तो आपको 12 राशियों के स्वामी याद होने चाहिए। 12 राशियों के स्वामी ही इन इन भावों के अधिपति होते हैं। तो शुक्र होते हैं, तो यहाँ पर वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं, और शुक्र पड़ गई है भाग्य भाव में, इसलिए हम कहेंगे भाग्य भाव के स्वामी शुक्र हुए, यानी भाग्येश शुक्र हुए। शुक्र। देखिए, क्या भाग्येश शुक्र उच्च की राशि में बैठे हैं? हाँ देखिए, जी। ये उच्च मीन की राशि। में शुक्र उच्च की राशि में और केंद्र में है। केंद्र में भी बैठे हैं। लगन से देखिए, लगन पहला भाव, चौथा भाव, सातवां भाव, 10वां भाव, ये केंद्र भाव कहे गए हैं। ये सेंटर प्लेस है, बीच के जो है ये केंद्र सरकार है, और बाहर वाली जो है ये राज्य सरकार है, ये सब ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट सब बाहर पहुंच गई है बाउंड्री पर। सेंटर में ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट आ गई है। तो इसमें देखें आप, सब भाग्य शुक्र जो है वो उच्च का होकर के बैठा है, वो भी केंद्र में बैठा है। पहली शर्त पूरी हो गई। दूसरी शर्त क्या थी? लग्ना लग्नाधिपो बलाढ्य, लग्न का अधिपति बलवान हो। लग्न कौन है यहाँ पर? कन्या। कन्या के बुध। कौन हो? तो हम बुध। कहेंगे लग्नेश बुध हो गए यहाँ पर। अब बुध कहाँ बैठे हैं? बुध भाग्य में बैठे हैं। अरे वाह! ये देखिए, हमने इससे पहले जो चंद्र योग समझा था, चंद्र योग में क्या पढ़ा था हमने? कैंसिल कर देना। हाँ, अपने को म्यूट कर लीजिए, कौन बोल रहे हैं? तो इसमें अभी हमने जब चंद्र योग पढ़ा था कि चंद्रमा से 3, 6, 10, 11वें भाव में शुभ ग्रह हो तो भी लक्ष्मी योग होता है। उस योग से देखिए, और अब इस योग से देखिए यहाँ पर लक्ष्मी योग से, कि यहाँ पर भाग्येश उच्च का केंद्र में बैठ गया और लगन के मालिक भाग्य में बैठ गए। तो देखिए, दोनों बातें पुष्ट हो गई नहीं हो गई? तो इन दोनों बातों को पुष्ट होने से आप क्या मानते हो कि ये व्यक्ति कोई साधारण धनी नहीं है, ये व्यक्ति अच्छा धनी है। इसमें लक्ष्य चंद्रमा से वृद्धि भाव में भी ग्रह बैठे हैं, और यहाँ पर लक्ष्मी योग भी बन रहा है। ये व्यक्ति और आज की सर, डेट ये व्यक्ति सर आज जी, ये व्यक्ति धनेश शुक्र भी धनेश केंद्र में होता है उसमें। और मैं बता रहा हूँ, वही 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 बता रहा हूँ। हम्म, अभी उसको छोड़ दीजिए, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे उसमें। तो भाग्य के मालिक शुक्र केंद्र में बैठ गए हैं, लक्ष्मी योग बन गया है। तो लक्ष्मी योग बन गया है, प्लस चंद्रमा से वृद्धि योग में भी ग्रह है यहाँ पर, हमने अभी पढ़े थे थोड़ी देर पहले इसी जन्म पत्रिका में। तो दोनों स्थितियां ये निर्धारित कर रही हैं कि ये व्यक्ति धन के मामले में अच्छे स्तर का है, बहुत अच्छे स्तर का है। मुरादाबाद में बहुत शानदार मकान इस व्यक्ति का है, इनके पिता का है। ये मेरे रिलेटिव हैं, घनिष्ठ रिलेटिव हैं। और ये व्यक्ति आज की डेट में इंग्लैंड में रह रहा है, लंदन में, अपनी पत्नी अपने बच्चे के साथ, ठीक है। और टीसीएस कंपनी के थ्रू है, बहुत अच्छा पैकेज है इस व्यक्ति का। तो बताइए, ग्रह स्थिति बोल रही है कि नहीं बोल रही है? बिल्कुल। ग्रह बोलते हैं। बस आपको ग्रहों की बोली को समझने की भाषा आनी चाहिए, और ग्रहों की बोली को समझने की भाषा ही ज्योतिष है। एक मेरे साथ एक हुआ घटना घटित हुई, अब मैं आऊंगा उस टॉपिक पर भी आपको आने वाले समय में। एक मेरे परिचित शिक्षक बंधु थे, उनके पुत्र का विवाह नहीं हो रहा था, बहुत परेशान थे। रिटायरमेंट का समय भी करीब आ चुका था, रिटायर भी हो गए थे, उसके बाद भी विवाह नहीं हुआ। तो जब पहली बार वो मुझसे मिले थे, रिटायरमेंट होने से 2-3 वर्ष पहले के लिए, अपनी बेटी की जन्म पत्रिका लेकर के आए थे, मुझसे बोले इसका विवाह नहीं हो रहा। मैं बोला विवाह तो उसका हो गया।
मैंने कहा विवाह तो इसका हो गया, आप कौन से विवाह की बात कर रहे हैं? हमारे यहाँ ज्योतिष में विवाह तो होता ही नहीं। ज्योतिष में तो स्त्री पुरुष का संबंध है, और स्त्री से संबंध रह चुका है, कई वर्ष रह चुका है। तो बाद में मुझसे बोले क्या ये चीज भी इसमें दिखाई देती है? मैंने इसमें सब कुछ दिखाई देता है, ये तो दर्पण है, आईना है आपका। तो उन्होंने बताया कि उनके पुत्र का कहीं किसी कन्या से अफेयर रहा, और शादी के इच्छुक रहे दोनों लोग। बाद में लड़की के जो पिता पक्ष की तरफ से वहां से मना हो गई, और वो लोग अंततः उनकी जो है ये सब संबंध पूरा प्रेम प्रसंग खंडित हो गया, टूट गया, विवाह में तब्दील नहीं हो पाया। तो लगभग 4 वर्ष वो संबंध रहा उनका। ठीक है, तो मैंने वो किस योग के आधार पर बताया था ये मैं आपको आगे बताऊंगा। वो ऐसा योग है, वो कहीं फेल ही नहीं होता। उसमें मैंने अपना अनुभव भी जोड़ा है। उन योगों को देखने के लिए कम से कम 60-70 जन पत्रिकाओं को इकट्ठा किया मैंने। जिन लोगों के इन सब चीजों के चक्कर थे ना, ऐसे लोगों के पास जाकर के बोले भाई आप 5100 रुपये मुझसे ले लेना, लेकिन अपनी जन पत्रिका मुझे दिखाओ। ऐसे करके मैंने जो है जन पत्रिकाओं को इकट्ठा किया है। तो आप लोग जब तक आंकड़ा इकट्ठा नहीं करेंगे ना, तब तक ये सारी चीजें पुष्ट नहीं हो पाएंगी, खाली ग्रंथों में लिखी रह जाएगी। आप एक एक फॉर्मूले, जैसे मैंने आज आपको लक्ष्मी योग बताया, तो लक्ष्मी योग से संबंधित आप ढेरों सारी जन पत्रिकाओं का कलेक्शन करिए। ऐसे लोगों की जन पत्रिकाओं का इकट्ठा करिए जो लोग वास्तव में धनी है, समाज में विख्यात है ऐसे मामलों में, जिनके पास पर्याप्त धन है, अच्छी प्रतिष्ठा है, कोठी इत्यादि सब कुछ है, मतलब धन के मामले में बढ़िया है। तो ऐसे लोगों के घर जाइए, बोले भाई हम आपका फलित करेंगे, हम आपके बारे में कुछ बताएंगे। ऐसे करके बताएं। अभी तो आप नए नए हैं, हो सकता है ना दें आपको, तो लेकिन प्रयास करेंगे तो मिल जाएंगे। तभी आनंद आता है पढ़ने में। जिस व्यक्ति के बारे में आप जानते ही नहीं, जिसके जीवन के बारे में, वहां क्या योग देखेंगे उसके बारे में? जिसके जीवन को आपने बहुत करीब से देखा हो, वहां पर इन योगों को चेक करने में एक अंदरूनी आनंद मिलता है, वो आपको मैं बता नहीं सकता। तो मेरे पास तो रिलेटिव में कोई ऐसा रिश्तेदार मेरा नहीं है जिसकी जन्म पत्रिका मेरे पास ना हो। सबका डेटा बैंक मेरे घर में खुला हुआ, सबकी फाइल बनी हुई है विद फोटो लगाकर। ठीक है, और सब कुछ लिख दिया गया है उसमें, कब कब इस व्यक्ति के जीवन में अप होंगे, कब कब डाउन आएगा। और मैं उसको चेक करता रहता हूँ बीच बीच में। कई साल, मुझे 20 वर्ष मुझे हो गया इस दिशा में काम करते हुए। चलिए, तो अब हमने लक्ष्मी योग को पढ़ लिया है। आओ इसको एक कुंडली पर और चेक करते हैं। इत्तेफाक से ये भी कन्या लग्न की है। इसमें देखिए आप, यहाँ पर लक्ष्मी योग कौन बताएंगे? मैं पूछता हूँ जरा सा, मनीषा जी बताएं आप। मनीषा जी। हाँ जी सर, देख रही हूँ। अ, 3, 1, 2, 3 तृतीय भाव में कोई शुभ ग्रह नहीं है। 4, 5, 6 में भी नहीं है। 8, 10 चंद्रमा से तो नहीं बन रहा है। 3, 6, 10, 11 देखें तो हम्म अब देखी जाएगी दृष्टि गुरु की। 1, हम्म 2, 3, 4, 5 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 गुरु की पंचम दृष्टि पड़ रही है। जी। 6, 7, 8, 9 बताएं। 10, 11 7वें भाव पे हम्म गुरु की पंचम दृष्टि है। हम्म नहीं बनी। देखिए, लग्न से तो नहीं ये बन, आंशिक बनी है। नहीं नहीं, आंशिक वांशिक छोड़िए, लग्न से नहीं बन रहा है। लग्न से नवम भाव के जो अधिपति, मोनिका जी बताएंगे आप? गुरु की नवम दृष्टि 11वें भाव पर पड़ रही है। नहीं, पहले तो लक्ष्मी योग देखिए। लक्ष्मी योग कब बनता है? तो 3, 6 और 10 और 11 में अगर कोई शुभ ग्रह बैठे हों। चंद्रमा से तो कोई नहीं है। नहीं। जी, फिर दूसरा वाला वहाँ कोई नहीं है। लक्ष्मी योग मैंने बताया आपको तो, कि भाग्येश जो है तो वो दूसरे श्लोक का मुझे थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ। अच्छा, मैं बताता हूँ। इसमें देखिए भाग्येश कौन है? शुक्र। शुक्र है। तो शुक्र है। क्या शुक्र इसमें मूल त्रिकोण में या उच्च के या स्वग्रही बैठे हैं? भाग्येश कौन है? शुक्र। देखिए शुक्र कौन सी राशि में बैठे हैं? सिंह में बैठे हैं।
सिंह में बैठे। जी। तो सिंह राशि में बैठे हैं। मूल त्रिकोण राशि है, ना ही वो स्वग्रही है, ना ही वो उच्च के हैं, और ना ही शुक्र केंद्र में बैठे जी हैं। देखिए 1 4 7 10 केंद्र में बैठे ही नहीं। ठीक है। दूसरा, लग्नेश की स्थिति, जी। लग्नेश बलवान होना चाहिए। बलवान से मतलब शुभ भावों में बैठा हुआ हो। लग्नेश कौन है? बुध है। बुध कहाँ बैठ गए हैं? वो लग्नेश द्वादश लग्नेश और द्वादश भाव बाह्य दोनों व्यय स्थान में बैठा है। व्यय भाव में बैठ गए, खराब भाव में बैठ गए हैं, है ना। ये वे छठा भाव। भाव है, ये अष्टम भाव है, ये 12वां भाव है, खराब भाव है। तो इस दृष्टि से, इस स्थूल दृष्टि से देखने पर हमको तो ये लग रहा है कि ना तो चंद्रमा से 3 6 10 11 भावों में अच्छे ग्रह हैं, ना ही जो है यहाँ पर लक्ष्मी योग बना कि भाग्येश केंद्र में स्वग्रही में हुआ हो या लग्नेश बलवान हो। तो आप इस पत्रिका को देख करके क्या कह देंगे? भैया ये तो सर बेकार। गुरु मेरी की वाल्मीकि। सप्तम दृष्टि पड़ रही है, गुरु की सप्तम दृष्टि नवम भाव में, अब देखिए मैं आपको भाग्य समझाता हूँ। भाव में। देखिए सर दृष्टि पहली बात तो ये है कि यहाँ पर लग्नेश और भाग्येश दोनों ही एक साथ बैठे हैं, है ना। ये प्लस पॉइंट है, भले ही व्यय भाव में बैठे हैं, लेकिन ये प्लस पॉइंट है कि लग्न के मालिक और भाग्य के मालिक एक साथ बैठे हैं। और जो लग्न के मालिक हैं वो बैठे हैं सूर्य के घर में, और द्वादश भाव के जो मालिक हैं वो बैठे हैं लग्नेश के घर में। यहाँ पर हाउस एक्सचेंज हो रहा है, राशि परिवर्तन हो रहा है दोनों का। ठीक है। तो ये भी पॉजिटिव माना जाता है, ये भी पॉजिटिव होता है। अब देखिए इसको चंद्र कुंडली से, इसको लग्न कुंडली छोड़िए, अब आप चंद्र कुंडली देखिए। चंद्रमा को एक मानिए, चंद्रमा कहाँ बैठे हैं? वृषभ राशि में। तो इसको आप एक मानिए, ये एक है। देखिए जब आप इसको एक मानते हैं तो 1 2 3 4, ठीक है। तो चंद्रमा से केंद्र में कौन आ गए? शुक्र भी आ गए और बुध भी आ गए, शुभ ग्रह आ गए। ठीक है। उसके बाद लक्ष्मी योग हमको देखना है। तो चंद्रमा से देखिए आप, नवमेश कौन हुए? भाग्येश कौन है? चंद्र कुंडली से भाग्येश देखिए आप। चंद्रमा को जब एक मानेंगे तो नवम भाव कहाँ पर आएगा? फिर पंचम भाव में आएगा। पंचम को शनि होगा। शनि हुआ। हम्म। मकर राशि शनि। मकर राशि। मकर राशि हुआ शनि। हम्म। अब बताइए क्या भाग्येश उच्च के हैं या स्वग्रही हैं? बिल्कुल है। उच्च का है। जी। जी सर उच्च के। जब भाग्येश उच्च के हो गए चंद्र कुंडली से, तो आप अल्प धनी तो बोल ही नहीं सकते। ठीक है। लेकिन यहाँ पर दूसरे विषय वस्तु बनती है कि चंद्रमा से जब भाग्येश हुए शनि, वो केंद्र में तो नहीं बैठे। नहीं। केंद्र में तो नहीं बैठे हैं वो। क्या बैठे हैं? चंद्रमा सर से केंद्र, धन के भाव में, धन चंद्रमा। के भाव। अभी रुकिए आप। चंद्रमा चंद्रमा से छठे है। से केंद्र में बैठे हैं क्या शनि? ये बताएं पहले तो। चंद्रमा से केंद्र भाव कौन से होते हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। नहीं एक तो बैठे। एक छठा भाव में है। नहीं है, छठे भाव छठे में, भाव चंद्रमा में, से छठे भाव में। अब देखिए आप, छठे भाव में शनि बैठे हैं, छठा भाव खराब भाव है। तो जो जो हमारे भाग्य के मालिक हुए हैं शनि, वो भी तो खराब ग्रह हैं, वो कोई शुभ ग्रह थोड़ी हैं। तो नहीं। ज्योतिष का एक सिद्धांत है कि खराब ग्रह खराब भाव में अच्छा फल देते हैं, यानी माइनस माइनस प्लस हो प्लस। जाता है ना। शुभ ग्रह खराब भाव में हो तो अपनी वो शुभता को कम कर लेते हैं, लेकिन खराब भाव में खराब ग्रह बैठ जाएं तो वो अच्छा फल देते हैं। ऐसे समझ लीजिए, किसी झोपड़ी में कोई सात्विक आदमी पहुंच जाए तो वो बड़े आराम से रहेगा, है ना। जंगल को भी मंगल कर देगा। और कोई आतंकवादी टाइप का व्यक्ति पहुंच जाए मंगल में तो वो मंगल को जंगल कर देगा। रिवर्स प्रोसेस हो जाता है। तो ग्रहों की फितरत है ये। तो इस दृष्टि से जब हम इसका अध्ययन करते हैं, अनुशीलन करते हैं, तो हम ये पाते हैं कि ये व्यक्ति जो है अल्पधनी नहीं है, क्योंकि चंद्र कुंडली से भाग्य के मालिक उच्च के होकर के बैठे हैं। ठीक है। दूसरी बात देखिए, अब दूसरा विषय वस्तु मैं आपको समझाता हूँ। दूसरा विषय वस्तु यह है कि लग्न से जब आप दूसरे भाव में जाते हैं तो उच्च के ग्रह बैठे हुए हैं, ये अपने आप में एक शुभ की स्थिति है। धन संबंधित व्यक्ति के जीवन में उच्चता रहेगी, ये माना जाता है। अच्छा, धन जो हमारा भाग्य भाव है, जैसे ये नवम भाव भाग्य भाव है हमारा। तो अब जब हमको भावात भावम का एक सिद्धांत मिलता है ज्योतिष में, कि जब आप किसी भाव का अध्ययन करें तो उस भाव से उसी भाव को और देखें आप। जैसे आप नवम भाव का अध्ययन कर रहे हैं तो नवम भाव से नवम भी देखिए,
भावात पंचम भावम, भावात पंचम भाव। भावम। हाँ, तो नवम भाव हमारा ये है जहाँ चंद्रमा बैठे हैं। तो यहाँ से नवम भाव कौन सा हुआ? यहाँ से नवम भाव हुआ हमारा ये वाला पंचम पंचम। भाव। ठीक है। तो भावात भावम से जब हमने सिद्धांत को अप्लाई किया तो नवम से नवम पंचम हुआ, यानी पंचमेश कौन है हमारे यहाँ पर? शनि है। और शनि हमारे कैसे हैं? उच्च के हैं। ठीक है। तो जब तक आप ये क्रॉस चेक नहीं करेंगे, ये अच्छा संपन्न व्यक्ति है ये। अब आप मोटे अगर स्थूल अर्थ से आप इसको देखते तो आप इस व्यक्ति को अल्पधनी कह देते और ज्योतिष विद्या का माहौल उड़ जाता। बोले भाई ये तो आपने बिल्कुल उल्टा बता दिया। हमारे पास पर्याप्त धन संपदा इस व्यक्ति के पास है, करोड़ों की संपत्ति का मालिक है ये व्यक्ति। ठीक है। तो विषय वस्तु आपको क्लियर हुई? कुछ कुछ धीरे धीरे होने लगेगी। धीरे धीरे मैं आपको जन पत्रिकाओं के माध्यम से उतार दूंगा। मेरे पास बहुत हजारों जन पत्रिकाओं का संग्रह है ऐसे व्यक्तियों के, चुनिंदा व्यक्तियों। तो कुल मिलाकर के आज हमने ये लक्ष्मी योगों के विषय में समझा है। वो पढ़ी है रामचरितमानस। तो रामचंद्र। रामचरितमानस में जब हम वो पढ़ते हैं, सुंदर कांड पढ़ते हैं, शायद सुंदर कांड हम्म, में वो चौपाई आती है कि हम्म। तात राम नहीं नर भूपाला। आती है नहीं? तात हाँ। मतलब राम नर नहीं है, वो हम्म, भूपाला है, भूप है, वो राजा है हम्म, इस पृथ्वी के, वो भगवान के जी। अंश हैं, है ना। हम्म, तो ये भूप शब्द देखिए, अगर आप ग्रंथों से जुड़े हुए हैं तो हम्म, आपको एक एक शब्द बड़ा अच्छा समझ में आया। अच्छा, गुणवान, गुण से युक्त है, इसमें क्या समझने हम्म। वाली बात है? नहीं, इसमें कोई स्वरूप समझ नहीं, इसमें तो इजी है। नहीं, ये कुछ थी। इससे पहले जो थे, कुछ थोड़े टफ होते हैं, वहां दिक्कत सी पड़ जाती है। सही बता रहा हूँ। आप हम्म, बृहत पाराशर को मेरे साथ पढ़ते चले जाइए। जब आप अंतिम अध्याय तक पहुंचेंगे ना, लगभग 98 अध्याय है अभी तो। हम्म, 3 अध्याय हो पाए हैं पूरे, तीसरा भी नहीं हो पाया अभी। जी जी। और ये मैंने बीच में से ले लिया है, ये मैंने चंद्र योगाध्याय है एक अलग, है ना, लगभग अच्छा। 36वां या 37वां अध्याय है, कुछ ऐसे करके है, हम्म, पूरा याद नहीं है संख्या। उसमें से मैंने ये कुछ योग ले लिए हैं, ताकि मैं इस मानक से ही चल रहा हूँ कि जब तक आपको योगों के बारे में भली भांति परिचय आपका हो जाएगा, जब आप ये काउंटिंग करनी सीख जाएंगे ना कि लग्नेश, दशम में, दशमेश, नवम में, अष्टमेश की जी दृष्टि जी। पड़ रही है, ये पड़ रही है, ये पड़ रही है, तो हम्म, आपको फिर आगे की जो अध्याय है ना उसमें ये सब, यही सब बारीकियां हैं। हम्म, तो इसलिए मैं आपको इन सरल सरल योगों में आपको मैं घुमा रहा हूँ, इसलिए कि आप दृष्टिपात, आप मतलब दृष्टियों का संबंध देखना सीख जाएं, अधिपति सीख जाएं, जल्दी जल्दी काउंटिंग करना सीख जाएं आप। बस यही सब चीजें जो छोटे बच्चों को गुणा भाग का अभ्यास कराया जाता है, ताकि आगे चल के वो एलसीएम एचसीएफ आसानी से निकाल सके, हाँ, निकल। है ना। वो यही सब चीजें हैं, बाकी आपको कष्ट नहीं होगा। मैं दावे से कह रहा हूँ, पूरे अध्याय पढ़ लिए अगर आपने इस तरह से, आपको संस्कृत बड़ी आसान लगेगी। मैं कहता हूँ आप एमए संस्कृत करने की सोचेंगे फिर आपकी, मैं एमए संस्कृत भी कर सकता हूँ, है ना। तो संस्कृत तो वेरी इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है। हाँ, हाँ, नहीं, आसान बहुत भाषा। अच्छा है। मैं हम बीच जो बीच पूजा में, पाठ करते हैं वो संस्कृत में ही करते हैं, हाँ सारे स्रोत वगैरह। हाँ, तो जी। इस तरह से अब हम देखेंगे और इसका। और छंद भी इजी है, अनुष्टुप छंद है। हाँ, अनुष्टुप छंद है। अनुष्टुप छंद का मतलब श्लोक, श्लोक का मतलब अनुष्टुप छंद, है अनुष्टुप। ना। तो पिछले वाले सत्र में हम लोगों ने बात की थी ना, जब हम लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो उसमें आता है अनुष्टुप छंदे, जो है इसके ऋषि हैं, है ना, और ये विनियोग करते हैं, जल छोड़ देते हैं, उसके बाद फिर पाठ करते हैं। तो वो अनुष्टुप छंद में पूरा पाठ चलता है, अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकम, है ना, हम्म। दिव्यास्तु कवचम पुण्यम तत्पुनस्व महामुने। तो ऐसे ही यहाँ चल रहा है, केंद्रे मूल त्रिकोण अस्थे भाग्ये सेवा स्वगोचगे लग्नाधिपे बलाढ्य च लक्ष्मी योग प्रकीर्त्यते। अनुष्टुप छंद चल रहा है। इस तरह से समझ लेंगे आप, कोई नहीं, शुरू शुरू में दिक्कत होती है, बाद में नहीं आएगी। पॉजिटिव रहिए और आशान्वित रहिए। 16 अक्षर की लाइन होती है, एक लाइन 16 अक्षर की, 8 अक्षर पर यति आती हाँ, यति आती है, देखिए यति गति ये सब छंद के लक्षण है। आपको कहेंगे तो मैं आपको संस्कृत के छंद भी पढ़ा दूंगा। अनुष्टुप छंद है, शार्दूल, विक्रीडित छंद है, और बहुत सारे छंद हैं जिनका प्रयोग हमारे संस्कृत के साहित्य में हुआ है। है। संस्कृत शाला में मैं एक सत्र ऐसा ले लूंगा, उसमें आपको छोटी छोटी बारीक चीजें कैसे विभक्ति इत्यादि जोड़ते हैं, तो मैं कर लूंगा। ठीक है सर, कल को मिलते हैं फिर हम एक नए टॉपिक के साथ। आज की विषय वस्तु को यहीं समाप्त करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति ही शांति ही ओम शांति। शांति।